सारी नावों को एक दूसरे से बांध के, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट दे के यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है लाइन से, और यहीं पे लाके त्रिवेणी में आप सारे स्नान करिए। तो चलिए भैया, शूज एंड ऑल निकालते हैं और यहीं पे त्रिवेणी पे नहा लेते हैं। कुंभ के वक्त तो यहाँ पे पूछो ही मत कितनी भीड़ होगी। आखिरी वीडियो में आपने देखा मुंबई से प्रयागराज तक की हमारी यात्रा, और इस वक्त हम प्रयागराज संगम में है, जहाँ पे गंगा, यमुना और गुप्त रूप से सरस्वती नदी का समावेश होता है। और यहाँ पे हम करेंगे स्नान और उसके बाद आपको देंगे यहाँ की जानकारियाँ और घूमेंगे इलाहाबाद। ये सामने है हमारे केवट, और इस पूरे बोट पे हम अकेले ही हैं। इस बोट का मैंने दिया 250 रुपये, और अगर आप सवारी के साथ जाते हैं तो लगभग 100 या 120 रुपये ले लेते हैं। अब बेसिकली ऐसा है कि इस साइड से जो नदी आ रही है वो यमुना नदी है, और उनका गहरापन ज़्यादा है कंपेरेटिवली कहा जाए गंगा जी से, और यहाँ पे आके समावेश होता है इनका, और यहाँ पे यमुना नदी समाप्त हो जाती है एक लहजे से कहा जाए तो, क्योंकि आगे जब ये दोनों नदियों का संगम मिलके बढ़ता है तो फिर उसे गंगा जी के नाम से ही पुकारा जाता है, गंगा जी ही बन जाती है आगे जाके। तो कह सकते हैं कि ये वाला जगह है, यहाँ पे यमुना नदी की समाप्ति हो रही है और गंगा जी यहाँ से भी आ रही हैं, तो दोनों आरंभ भी है। सामने वो जो नज़र आ रहा है वो है किला इलाहाबाद का। अब समय का ही लोचा उल्फत है, अब देखते हैं अगर समय ने अलाउ किया तो हम वहाँ भी जाएंगे, और लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, उनके भी दर्शन करने हैं। 9:50 हो चुके हैं और 10:05 की मेरी ट्रेन है, तो अगर हम ये करते हैं तो उस ट्रेन को छोड़ना पड़ेगा। फिर विंध्याचल पहुंचने के लिए कुछ अलग ही रास्ते मुझे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं, अभी कर ही देते हैं लेट। लाल बाला दाबर टुन्न टुन्न कर रहा है। अबे और मेहनत बहुत लगती है इसमें। अब मुझे एक साइड घुमाना है, फॉर एग्जांपल इधर घुमाना है, तो इधर से मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये देखो, बचपन में मैंने बहुत नाव खेले। हाँ, तभी तो खेल लेते हो। वैसे सच कहूँ तो अच्छा खासा खेल लिया मैंने, खेलने में हाथ पूरा चढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है ये। बतख कबूतर वगैरह का मेरे हाथ में दाना है, ये लोग इधर उधर उड़ रहे हैं, मेरे पास अभी तक आ नहीं रहे, तो मैं ही खा रहा हूँ। ये सारी नीचे ही खा रही है, हाथ में नहीं आ रही है खाने के लिए। ये देखिए कितने सारे हैं, बहुत सारे पंछियाँ हैं ये सारे। ये जो सारी पंछियाँ आपको दिख रही हैं, ऐसा कहा जाता है कि साइबेरिया की तरफ से आती हैं और सिर्फ ठंडी भर रहती हैं, मार्च के बाद यहाँ से जाने लग जाती हैं सारी। यहाँ पे होता है हमारा नौका विहार और स्नान समाप्त संगम का। डब्बे वगैरह बेचे जा रहे हैं ताकि इसमें किसी को पानी लेके जाना हो घर पे। जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ मैं, कुंभ का वक्त जब होता होगा क्या जबरदस्त यहाँ पे भीड़ लगती होगी श्रद्धालुओं की। ऊँट वगैरह की सवारी करनी हो तो ये यहाँ पे हैं। चलिए तो इनको ऊँटों को करते हैं अलविदा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये किला है, आम लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए बंद है। किले का मेन द्वार ये है। अब मैं तो बजा नहीं पा रहा हूँ इसको, कह रहा हूँ एक धुन सिखा दे तो 2-3 ले लेता हूँ। वॉशरूम्स यहाँ पे हैं पर किसी काम के नहीं है, ये बहुत गंदे, और वो गंदे हैं इनके वजह से। आज सुबह में 5 ही बजे पहुंच गया था मैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जहां पे उन्हें शहादत प्राप्त हुई थी, वीर गति को प्राप्त हुए थे, अपना बलिदान दे दिया था या कुर्बानी दे दी थी देश के नाम और आज़ाद रहने के नाम। महज 25 वर्ष की आयु में भारतवर्ष के वो प्रेरणा स्रोत हैं सही मायनों में कहा जाए तो वहाँ मैंने थोड़ी बहुत ग्लिम्स रिकॉर्ड की, जो कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। गिरफ्तारी के बाद जब जज ने इनका नाम पूछा तो इन्होंने कहा आज़ाद। फिर उसने पूछा पिता का नाम, इन्होंने कहा स्वतंत्रता। पता, इन्होंने कहा जेल। 27 फरवरी 1931 को जब वो इसी पर्टिकुलर स्थान पे, जो पीछे आप प्रतिमा देख रहे हैं और ये पेड़ देख रहे हैं, यहीं इसी स्थान पे वो थे, तब इनकी मुखबिरी के बाद पुलिस यहाँ पे पहुंची और इनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। और ऐसे में इन्होंने लोहा लिया और अंतिम समय तक लड़ते रहे। उन्हें गोली लग गई, उसके बाद भी लड़ते रहे, और जो आखिरी गोली थी उन्होंने अपने आप को मारी, और वो आज़ाद थे और आज़ाद ही रह गए। और इस प्रकार उन्होंने अपना बलिदान दिया, देश के नाम अपनी कुर्बानी दे दी। जय हनुमान जी की। यहाँ पे बड़े हनुमान जी मंदिर लिखा हुआ है, लेकिन सारे लोग उल्टे हनुमान जी मंदिर क्यों इनको कहते हैं।
यहाँ पे ऑटोज़ का भी थोड़ा एक अलग ही सीन चालू है। ऐसे शेयरिंग ऑटो में आप जाना चाहेंगे तो कहेंगे कौन इतना ढूंढेगा, सवारी ढूंढेगा और अकेले चलना है तो चलिए, वरना मत चलिए। चलिए यहाँ एक पानी पूरी खा लेते हैं, खिला दो भैया एक हमें भी। मीठा चटनी नहीं है, थोड़ा सा डालिए मीठा उसमें भी, मज़ेदार तो है। ये मीठा वाला खा के देखते हैं। वैसे 10 रुपये का 5 मिलता है और सूखा पूड़ी नहीं मिलता, तो हमने कहा खिला ही दीजिए। चलिए भैया धन्यवाद, आगे निकलता हूँ। ये बचपन में मिठाइयाँ में कितनी ज़्यादा पसंद हुआ करती थी। IAS परीक्षाएं, सिविल सर्विसेज या फिर जो भी गवर्नमेंट परीक्षाएं तैयारी एंड ऑल होती है, वो सारे के कोचिंग सेंटर्स एंड ऑल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है इलाहाबाद में। आज़ादी के पश्चात लगभग 6-7 प्रधानमंत्री इलाहाबाद से ही हुए हैं। जैसे कि शुरू करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उनका निवास यहीं पे था, या फिर कह सकते हैं राहुल गांधी का पैतृक निवास प्रयागराज ये है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हुए, PV सिंह हुए, इंदिरा गांधी हुए, राजीव गांधी हुए, इनफैक्ट चंद्रशेखर राव भी यहीं से पढ़ाई किया हुआ है उन्होंने, प्रयागराज से ही। तो यहाँ से बहुत सारे प्रधानमंत्री निकले हैं देश के। जवाहरलाल नेहरू का कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ एक पुत्री थी इंदिरा गांधी, जिसका विवाह हुआ फिरोज गांधी के साथ, जो कि बॉम्बे के थे, पारसी थे। और उसके बाद इनका वंश चला और गांधी सरनेम हो गए। वैसे 1992 में कल्याण सिंह, जब बीजेपी की सरकार थी, तब से प्रक्रिया आरंभ है यहाँ का नाम बदलने का, इलाहाबाद से प्रयागराज। लेकिन अब जाके 2018 में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हुआ। कल्याण सिंह तब इसलिए नहीं कर पाए थे कि बाबरी मस्जिद कांड हो गया था, फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दी थी। फिर 2001 में राजनाथ सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया पर वो अधूरा रह गया। और फाइनली योगी आदित्यनाथ जी ने 2018 में, कहा जाता है कि सृष्टि के निर्माण के बाद प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने यहीं पे किया था, तो प्रथम का प्र और यज्ञ का याग, तो प्रयाग बन गया इस जगह का नाम। और बीच में अकबर जब आया था तो उसने यहाँ पे एक किला बनवाया जिसका नाम रखा इलाहाबाद। फिर उसके बाद से इलाहाबाद का यहाँ का नाम चेंज होके पड़ गया था, जो कि वापस पुनः 2018 में बदल के प्रयागराज हुआ। और यहाँ सवारी में ई-रिक्शा ही आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। ये वाली ऑटो थोड़ी कम मिलती हैं देखने के लिए। और इनफैक्ट यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही ई-रिक्शा बहुत ज़्यादा चलती है। थोड़ा ठंडी का वक्त है, इसके लिए यहाँ पे मज़ा आ रहा है मुझे। अगर गर्मी होती तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ इन सड़कों पे कितनी सारी ये धूल मिट्टी उड़ रही होती है और गर्मी भी बहुत दबा के पड़ती है। पहुँच गया मैं प्रयागराज रेलवे जंक्शन, और यहाँ पे लॉकर रूम में मैंने रखे, कितना हॉन्ग करते हैं यहाँ। लॉकर रूम में मैंने रखा हुआ था अपना बैग एंड ऑल, लगेज वो ले लेंगे यहाँ से। ये रेलवे कोचेस को ऑफिस में कन्वर्ट किया गया है। ये बहुत ही बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, कौन सा नंबर कहाँ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिर्ज़ापुर या फिर मिर्ज़ापुर के अंदर विंध्याचल आता है, वहाँ के लिए नेक्स्ट ट्रेन लगभग 4 घंटे के बाद है। उतना इंतज़ार कर नहीं सकता मैं, और बसेस का पता कर रहा हूँ वो भी ठीक से पता नहीं चल पा रहा है। और क्या पता बस के पास भी गया और वो भी 3 घंटे इंतज़ार करवा दे बस के अंदर बैठा के, तो क्या ही है। धूप कुछ ज़्यादा ही चटक आके लग रही है, आंखें बर्दाश्त नहीं कर पा रही बिना चश्मे के। एनीवे, अभी प्रयागराज जंक्शन से कोई ट्रेन है नहीं। 3:30 बजे के आसपास की जो ट्रेन थी वो है प्रयागराज शिवकी से, जो कि अगेन यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। और फिर जीरो कर बस स्टैंड करके एक है, वहाँ पे अब मैं जाके कोशिश करता हूँ कि बस मिल जाए। हालांकि बस से लगभग 2.25 घंटे लगने वाले हैं। बजे की ट्रेन की एक टिकट मिल गई, कौन से प्लेटफॉर्म पे आती है वो जो टिकट दे रहे थे उनको नहीं पता था, वो मुझे पता करना पड़ेगा। और वो पैसेंजर ट्रेन है जो कि विंध्याचल तक चलती है और लगभग 2.5 घंटे के आसपास समय लेगी। तो ये एक अलग ही लेवल की एडवेंचर हो रही है कि मुझे एग्जैक्टली अब मैं विंध्याचल से वाराणसी कब जाऊंगा, कब ट्रेन है या बस है, क्या है, वो सब वहाँ जाके पता करना है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 5:30 बजे वो मुझे छोड़ेगी विंध्याचल। हो सकता है थोड़े बहुत देर से भी वहाँ पे पहुँचे, ऐसे में सूर्य का प्रकाश और रह नहीं जाएगा तो व्लॉग मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा अगर रात में कोई दूसरी ट्रेन मुझे मिल जाए विंध्याचल से वाराणसी निकलने के लिए तो आज रात ही निकल जाऊँगा, मैं कल का इंतज़ार नहीं करूँगा। स्टेशन पे ही मुझे 2 घंटे इंतज़ार करने हैं और रश में बिना किसी जानकारी के ऐसे ही किसी रैंडम ट्रिप पे निकल जाना, थोड़ी असुविधाएं ज़रूर होती है, लेकिन आप कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलते हैं और वो एक बहुत ही मज़ेदार अनुभव होता है कि कब किस टाइम पे आप किस जगह पे पहुंचने वाले आपको पता ही नहीं, क्या साधन उपयोग करने वाले हैं पता ही नहीं। जो भी साधन मिले वैसा ही आपको उपयोग करना है। और साथ ही वो ट्रिप सोलो हो
तो उसमें और 4 चांद लग जाते हैं। हालांकि 2 लोग हो तो बात चलती रहती है, और आप वेट वगैरह भी करना हो तो कोई आपको दिक्कत होती नहीं है। लेकिन सोलो ट्रिप में स्पेसिफिकली बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है, एक अलग नज़रिए से आप चीज़ों को देखते हैं, और सहन शक्ति आपके भीतर बढ़ जाती है बहुत हद तक। यहाँ से हम अपने सामान ले लेते हैं, जो भी लगेज था एक्चुअली मेरा। मैंने ये जो बैग पहना हुआ है, इसका वेट अराउंड बैकपैक का 35 किलो 30 किलो तो मिनिमम होगा ही, और पूरे कंधों पे अगर वेट आ जाएगा ना, ये कंधे सह नहीं पाएंगे, 1 मिनट में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ वाला ये जो आपको दिख रहा है, जितना ज़्यादा टाइट कर सकते हैं आप उतना टाइट करना है इसको, तो बेसिकली पूरा वेट यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे आना वेट मतलब वो आपके पैरों के ऊपर वेट जाता है, तो ये आसानी से ये पूरा आपका वेस्ट वाला पोर्शन वेट को सह लेता है, लेकिन वो कंधे सह नहीं पाते। तो कंधे पे जितना मिनिमम वेट आ सके उतना मिनिमम आपको रखना है। मैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जा रहा हूँ, ढूंढता हूँ यार, मेरे ख्याल से वो साइड रहेगी। ये सामने का दिख नहीं रहा है, लिखा हुआ है 54 एक्सप्रेस, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलेगी, 54 तक जाती है। प्रयागराज जंक्शन, ये रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म वहाँ तो एक वहाँ, बहुत दूरी में फैला हुआ है। और प्रयागराज नाम से ही कई सारे रेलवे स्टेशन हैं। यहाँ पे एक पास में है रामबाण रेलवे स्टेशन, एक है प्रयागराज छिंकी रेलवे स्टेशन। तो कई ट्रेनें वहाँ छिंकी पे रुकती हैं और ये वाले प्रयागराज जंक्शन पे नहीं आती है। तो इसमें कई लोग कंफ्यूज होके इधर ही बाहर थे, इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज था उसमें। तो वहाँ से एक ट्रेन थी विंध्याचल के लिए, मिर्ज़ापुर के लिए, लेकिन वो यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ऐसे में ये 54 एक्सप्रेस मिल गई, ये ज़्यादा बेटर हुआ मेरे साथ। चलिए, तो प्रयागराज भ्रमण वाला वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो यहाँ से विंध्याचल जाएंगे और विंध्याचल दर्शन करेंगे, क्योंकि वहाँ मैं पहुँचूँगा 5:30 बजे के आसपास। तो हो सकता है अंधेरा होने लग जाए वहाँ पहुँचने तक, मंदिर तक। तो बहुत ज़्यादा कुछ विंध्याचल के वीडियो में रिकॉर्ड करने के लिए होगा नहीं, जानकारियाँ बस मैं थोड़ी बहुत दे दूँगा। तो वो एक वीडियो का लेंथ 10-12 मिनट तो एटलीस्ट होना ही चाहिए ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वीडियो की लेंथ ना बढ़ाते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है, जय माता जी। और वीडियोज़ में जितना ये आसान दिखता है, मैं वीडियो फिल्मा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, सोलो ट्रैवलिंग है, इतना आसान फिल्मा पाना बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जब आपको चार्जिंग एंड एवरीथिंग का ध्यान देना होता है और अकेले होते हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा दोस्त।